एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र एजुकेशन। माय नेम इज मैत्री और मैं हूँ आपकी बायोलॉजी टीचर। आई वेलकम यू टू द ब्रांड न्यू वीडियो और आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड लर्निंग गुड एट योर प्लेसेस, है ना। सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, राइट। सो आपको पता है कि हम ग्रेड 10 का चैप्टर नंबर 13 कर रहे हैं, जो कि बायोलॉजी का लास्ट टॉपिक है, आर एनवायरनमेंट। लास्ट क्लास में हमने एनवायरनमेंट से रिलेटेड कई सारी चीजों को डिस्कस किया था। हमें पता चला था व्हाट इज एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट का हर एक कंपोनेंट एक दूसरे से कितना रिलेटेड है। उनके न्यूट्रिशन या फिर ईटिंग हैबिट के बेसिस पे आपको पता चला था कि आप उन्हें क्लासिफाई कर रहे हैं एज प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। फिर ये प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स किस तरह से एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं अपने नरिशमेंट्स के लिए, यानी कि फूड चेन के बारे में हमने डिस्कस किया था। फूड चेन के अलावा हमने फूड वेब भी पढ़ा और हमने पढ़ा था हाउ एनर्जी इज फ्लोइंग इन द इकोसिस्टम। हमें पता चला था कि इकोसिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर किस तरह से हो रहा है। तो आई होप आपको सब रिकॉल हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे टॉपिक की तरफ। आज हम पढ़ने वाले हैं अभी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ओके, आपको पता है कि आजकल न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए हम कई सारे एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज करते हैं ड्यूरिंग क्रॉप प्रोडक्शन। पहले जो खाद होती थी नेचुरली प्रिपेयर की जाती थी, बट आपने ग्रेड 9 में पढ़ा होगा कि जो मैन्योर होता है वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होता, ठीक है, वो स्लो होता है, ठीक है। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो टारगेट स्पेसिफिक होते हैं, वो सारी चीजों को नीड के अकॉर्डिंग फुलफिल करने के लिए जाने जाते हैं, राइट। अब फर्टिलाइजर्स के अलावा फॉर टू क्रॉप प्रोडक्शन कई सारी चीजों का यूज होता है। फसल को कीड़ों से बचाने के लिए हम पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन से अगर आपको क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है, अनवांटेड प्लांट्स को हटाना है आपकी फील्ड से, तो आप क्या कर रहे हैं, वीडीसाइड्स यूज कर रहे हैं, फंगीसाइड्स यूज कर रहे हैं, यानी कि आप कई सारे केमिकल्स यूज करते हैं ड्यूरिंग क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। अब ये सारे केमिकल्स जो सॉइल के थ्रू एब्सॉर्ब होते हैं और कहाँ जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, आपके फूड में, है ना। अब इस फूड को सबसे पहले तो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया, ठीक है। प्रोड्यूसर्स तो कैरी कर रहे हैं उस टॉक्सिक सब्सटेंस को। फिर आ जाते हैं आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स। इसके बाद आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, इसके बाद टर्शियरी कंज्यूमर्स, ठीक है। तो इन कंज्यूमर्स, अब प्राइमरी से टॉक्सिक सब्सटेंसेस का कैरी फॉरवर्ड हुए सेकेंडरी में। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स ने उनको कैरी किया हुआ था, जिनको सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर्स ने लिया। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स से वो पहुंच गया सेकेंडरी कंज्यूमर में, और फिर टर्शियरी। अगर फूड चेन और ज्यादा लंबी है, यानी कि क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स भी है, तो फिर वो क्वार्टरनरी तक भी ट्रांसफर होगा। पर ये जो वेस्ट है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, इस पॉइंट पे या फिर जो लास्ट पॉइंट होता है आपकी फूड चेन का, वहां पे जाके एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है और उस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन आप पढ़ सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स व्हिच इज इंक्रीजिंग टू द नेक्स्ट लेवल। इसको हम क्या कह रहे हैं, बायोमैग्निफिकेशन। और हमारे जिस फूड चेन को हम बिलोंग करते हैं, हम टॉप मोस्ट कंज्यूमर्स हैं, है ना। तो हमारी बॉडी में भी ये टॉक्सिक सब्सटेंस सबसे ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है। तो बायोमैग्निफिकेशन हमारी वाली फूड चेन में सबसे ज्यादा हमारे अंदर है, ठीक है। तभी आजकल यू मस्ट बी कमिंग अक्रॉस कि छोटे छोटे यंग बच्चे हैं, उनको कई सारी ऐसी बीमारियां हो रही हैं जो पहले कभी सुनी भी नहीं गई थी, राइट। क्योंकि अब हमारे जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो उतने हेल्दी नहीं है। अब इस चीज से ओवरकम करने के लिए आजकल हम क्या प्रमोट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको आप इसमें आप किसी तरह का कोई भी केमिकल यूज नहीं करते हो, इसमें आप किसी तरह का टॉक्सिक मैन्योर फर्टिलाइजर नहीं डाल रहे हो, इसमें आप किसी तरह का भी टॉक्सिक यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग सिंपल वो फार्मिंग है
जिसमें आप सारे बायोलॉजिकल चीजों का यूज कर रहे हो। इसमें बायो फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, हम बायो पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं ताकि हमारी फसल में टॉक्सिक सब्सटेंसेस इकट्ठे ना हो और वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल तक ना जाए। तो व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन? एक्यूमुलेशन ऑफ द टॉक्सिक वेस्ट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिक वेस्ट टू द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द फूड चेन, दैट इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। ओके, now let's see what is the next topic we having. So here is environmental problems, right? Environment, as the population is increasing, environment is coming across a lot of problems. Okay, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ चीजें कहाँ से कनेक्टेड हैं? सबसे पहले हमारी पॉपुलेशन से, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो वी रिक्वायर मोर लिविंग एरिया। हमें रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह चाहिए। जब हमें जगह चाहिए तो हम कहाँ से लाएंगे जगह? हम कहीं से जमीन को जोड़ तो नहीं सकते, तो जो जमीन ऑलरेडी है उसको खाली कर रहे हैं हम, और हमारी जो जमीन है फॉरेस्ट ने ऑक्यूपाई की थी उसको कट करने जा रहे हैं, और क्या हो रहा है अल्टीमेटली? डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, इस डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है? पेड़ ही नहीं है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जा रहा है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज वेस्ट डिस्पोजेबल। ओके, waste disposable, like the waste we are generating is not getting disposed of on the proper manner, है ना? आपकी सिटीज में अलग अलग डंपिंग एरियाज होते हैं जहाँ पे सारा कचरा इकट्ठा किया जाता है, लेकिन पीपल आर नॉट सो अवेयर अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट। सो आज भी हमें सड़कों के किनारे कई सारे कचरे के ढेर देखने के लिए मिलते हैं जहाँ पे मस्कीटोज ब्रीड कर रहे हैं। ठीक है, फिर कुछ ऐसा वेस्ट भी होता है उसमें जो कि है नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो सॉइल में मिक्स हो गया, सॉइल में मिक्स हो गया तो उसने सॉइल की फर्टिलिटी को हैम्पर किया, पानी में अगर बह गया तो एक्वेटिक लाइफ को हार्म किया, उस वेस्ट को अगर किसी एनिमल ने ईट अप कर लिया तो उसने उसकी लाइफ को अफेक्ट किया। तो सेकेंड मोस्ट प्रॉब्लम इज द वेस्ट डिस्पोजेबल। देन वी हैव पोल्यूशन व्हिच इज अनदर मेजर प्रॉब्लम। पोल्यूशन कहाँ का? लैंड, एयर, वाटर, ये तीन मेजर पोल्यूशन है जो क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट इन वेस्ट डिस्पोजेबल। क्योंकि वेस्ट डिस्पोज करने का हमारे पास प्रॉपर तरीका नहीं है, हम उतने अवेयर नहीं है या लोगों में अवेयरनेस की कमी है, तो इस वजह से पोल्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप किसी रिलीजियस प्लेस में जाइए, किसी होली रिवर को हम देखें अगर, तो वहां पे हम सारा वेस्ट थ्रो कर रहे हैं, है ना? आइडल्स को डंप करा जाता है पानी में। तो इस तरह की कई सारी एक्टिविटीज हैं जो हम डे टू डे ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और खुद भी करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हो रहा है और उस डिस्टर्बेंस की वजह से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे, राइट? सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज ओजोन लेयर। सो ओजोन लेयर बेसिकली O3 लेयर which is surrounding your earth. Okay, it's a protective layer you can say. ठीक है, ओजोन वैसे तो डेडली पॉइजन है अगर वो ग्राउंड लेवल पे रहता है, ठीक है, लेकिन जब वो ग्राउंड लेवल के बाहर है तो वो एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, जो कि अर्थ में हार्मफुल रेडिएशंस जैसे कि यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, इनके आने को रोकता है। क्योंकि अगर हम इस रेडिएशन के एक्सपोजर में कंटिन्यूसली आते रहे तो हमें कई सारी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, जैसे हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रक्शंस ऑफ द प्लांट। ठीक है, कई सारे स्किन और आई डिजीजेस हो सकते हैं, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है अगर ये यूवी रेज एटमॉस्फेयर में एंटर होती रहेंगी। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है, तो O3 जो है वो कम होता जा रहा है। जब O3 कम हो रहा है तो ओजोन में एक होल क्रिएट हो गया है, जिसको कहाँ पे लोकेट किया गया था सबसे पहले?
इन द अंटार्कटिका। ओके, कि थिकनेस जो है इसकी कम होती जा रही है और अब यहाँ पे होल है। अब इस होल से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे एनवायरनमेंट में एंटर करते जा रहे हैं। तो ओजोन जब डिप्लीट होता है तो क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर एंटरिंग टू आवर एनवायरनमेंट and leading to other problems, right? Now what are the reasons why the ozone is depleting? So we are using lot many CFC which things, यानी आप रेफ्रिजरेटर यूज करते हो, आप AC यूज करते हो जो कि CFC प्रोड्यूस करते हैं। व्हाट इज CFC? दे आर द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो रेफ्रिजरेट, जैसे फ्रॉन्स जो है वो रेफ्रिजरेशन के लिए यूज होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होते हैं। इसकी वजह से अपर एटमॉस्फेयर में ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है। इसके अलावा सिंगल क्लोरीन एटम जो है वो कितना, अराउंड 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, और CFC प्रोडक्शन जो रह रहा है ये हर कंट्री में, बेसिकली ये सभी चीजें हैं रीजन बिकॉज ऑफ फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, right? Next we are talking about is garbage disposal. First problem was ozone depletion. अब ओजोन डिप्लीशन के कॉन्सिक्वेंसेस में मैं बता दूं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंटर हो रहे हैं जिसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ इश्यूज तो हो रहे हैं बट एनवायरमेंटल इश्यूज भी रेज हो रहे हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल इश्यूज यानी कि हीट ऑफ योर प्लैनेट इज इंक्रीजिंग। हमारा जो प्लैनेट है वो हॉटर होता जा रहा है कंपैरेटिव टू अर्ली टाइम्स, यानी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ये सभी चीजें जो है अल्टीमेटली आपके क्लाइमेटिक चेंजेस को अफेक्ट कर रही हैं। तो ओजोन डिप्लीशन इज नॉट ओनली अफेक्टिंग योर एज द ह्यूमन, किसी ह्यूमन पे इफेक्ट करने के अलावा ओवरऑल एनवायरनमेंट पे भी ओजोन डिप्लीशन का बहुत ही डीप इम्पैक्ट है। नाउ गार्बेज डिस्पोजल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आपको पता है आप हर एक एक्टिविटी में वेस्ट जनरेट कर रहे हो। अब इस वेस्ट को जिसे हमने ही जनरेट किया है उसका अगर प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होगा, वेस्ट यहाँ वहाँ इकट्ठा हो जाएगा तो वो ब्रीडिंग एरिया हो जाएगा मस्कीटोज के लिए, हार्मफुल माइक्रोब्स के लिए, जिसकी वजह से लोगों में बीमारियां फैलेंगी। इसके अलावा लैंड पोल्यूशन भी होगा, राइट? सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अलग अलग मेथड्स होते हैं जिससे आप अलग अलग तरह के वेस्ट को डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। आजकल हम रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस इस चीज पे बहुत ध्यान दे रहे हैं कि कैसे हम पोल्यूटेंट या गार्बेज को कम कर सकें, कैसे जो वेस्ट जनरेट हुआ है उसको रिसाइकल किया जा सके और दोबारा उसे हम किस तरह से यूज कर लें। तो इस तरह से अगर हम अवेयर रहेंगे तो वी विल बी एबल टू डिस्पोज ऑफ द गार्बेज प्रॉपरली। ओके, सो व्हाट शुड बी अवॉइडेड? सो फर्स्ट, ओपन डंपिंग। ओपन डंपिंग is basically a method in which you are dumping a waste in a proper precise location। है ना, आपको पता है कि यहाँ पे सारा वेस्ट कलेक्ट होता है, वहाँ पे डंप होता है। ठीक है, सिलेक्टेड एरियाज होते हैं टाउन के, वहाँ पे ये काम हो रहा होता है। फिर लैंड फिलिंग्स होते हैं जहाँ पे वेस्ट जो होता है वो डंप तो हो रहा है पर फिर उसको लैंड फिल कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ बुलडोजर्स। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम कंपोस्ट बनाने के लिए यूज करते हैं। हम एक लार्ज पिट बनाते हैं जिसमें आप सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डंप कर देते हो, फिर उसको आप कवर कर देते हो विद द सॉइल एंड when it is in contact with any kind of microbes, that biodegradable waste is ultimately converted into usable compost. It can be done with the help of worms also. So in that case you will call it vermi composting. Okay, then how can we also manage the waste? We can manage the waste by recycling and reusing. Recycling, like the papers that can be recycled. We should use biodegradable waste like materials that can be recycled again and again. Okay, then reuse, paper that can be reused. Okay, plastic, metal, these can be recycled. Paper can be recycled as well.
Okay, so recycling of plastic, metal can be done. Reuse of the paper can be done. So this is how you are managing the waste. And when you are managing the waste, then you are generating the less amount of waste. Okay. Then pollution can be controlled, and when the pollution can be controlled, then of course environmental problem can be reduced. So this was the topic our environment. I hope you are clear with all the factors related to environment. If in case कोई doubt हो तो please do post your doubts in the comment section, जिसकी वजह से मुझे पता चलेगा कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में ये डाउट्स हैं और मैं उन डाउट्स को रिजॉल्व करने में आपकी हेल्प कर पाऊंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग शिक्षास्त्र एजुकेशन और हमें इतना सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग शिक्षास्त्र एजुकेशन और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.